तो फाइनली माओ ने रियलाइज़ किया कि इस कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम पर देश में बवाल मच गया है। ये देश को जोड़ने का काम कम और बांटने का काम ज़्यादा कर रही है। तो साल 1968 में कंट्रोल वापस लेने के लिए रेड कार्ड का जो सिस्टम था उसे ख़त्म किया जाता है। जिन लोगों ने अपनी जान खोई कल्चरल रेवोल्यूशन की वजह से, उनकी तादाद तकरीबन 50 मिलियन तक थी। ये सब लोग माओ की गलत पॉलिसीज़ की वजह से मारे गए चाइना में। इसके बाद साल 1976 में जाकर माओ जेडोंग की मौत होती है और तब तक कोई ज़्यादा सुधार नहीं आया था चाइना की हालत में। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फेलियर्स और बुरी चीज़ें देखने को मिली थी माओ के ज़माने में। कुछ पॉजिटिव अचीवमेंट्स भी थी, स्पेशली वुमेंस इक्वालिटी और एजुकेशन के मामले में। माओ के दौर में एक नेशन वाइड पब्लिक एजुकेशन सिस्टम लॉन्च किया गया था। इलिटरेसी को ख़त्म करने के लिए सरकार की वजह से कंपनीज चलाई गईं, जिसकी वजह से माओ की लीडरशिप के दौरान चाइना के लिटरेसी रेट में बहुत सुधार देखने को मिला। 1978 से 1949 के कंपैरिजन में चाइना में 3 गुना ज़्यादा प्राइमरी स्कूल और सेकेंडरी स्कूल्स देखने को मिले। इसी दौर में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनी, जिसकी मदद से चाइना ने करोड़ों लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला। आगे चलकर हम आपको ये भी बताएंगे कि इनकी सरकार ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट भी की थी एजुकेशन में, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स की फील्ड्स में, जिन्हें सिस्टम फील्ड्स भी कहा जाता है। इसकी मदद से पूरे मुल्क में एक टैलेंट पोल तैयार हो पाया, जिससे मुल्क का टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस आगे बढ़ा। साल 1950 में एक नया मैरिज लॉ पास किया गया, जिसके अकॉर्डिंग अरेंज मैरिजेस और फोर्स मैरिजेस को पूरे देश में इलीगल करार दिया गया। औरतों को राइट टू डिवोर्स की अथॉरिटी देगी और कई मायनों में औरतों को एक बराबर लाने की कोशिश की गई। लेकिन हम अपने 1976 के दौर पर वापस आएँ तो चाइना में माओ के जाने के बाद एक नए लीडर उभर कर आते हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर, जिनका नाम डेंग ज़ाओपिंग। इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न चाइना भी कहा जाता है, क्योंकि इन्हीं के दौर में असल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है चाइना का। डेंग ज़ाओपिंग इन लोगों में से थे जिन्होंने माओ के दौर में माओ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, जिसकी वजह से कल्चरल रेवोल्यूशन के दौर में इन्हें अपनी सारी पोजीशन से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा देना पड़ा था। इससे ये जाहिर होता है कि डेंग ज़ाओपिंग की आइडियोलॉजी माओ की आइडियोलॉजी से काफ़ी अलग थी। डेंग का मानना था कि सरकार का हद से ज़्यादा टाइट कंट्रोल था चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 50 सालों में चाइना का बुरा हाल हो गया। वो इकोनॉमी को आज़ाद करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करवाई, इकोनॉमिक लिबरेशन की। इसके अंदर कई सारे अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, जिनकी हम एक एक करके बात करेंगे। पहला, एग्रीकल्चर सिस्टम में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए डेंग ने हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया। माओ ने जब अपना ग्रेट लेप फॉर्ड कैंपेन लॉन्च किया था, उसमें प्राइवेट फंडिंग को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया था। किसी भी इंडिविजुअल इंसान को ज़मीन ओन करना अलाउड ही नहीं था। सारी ओनरशिप लोकल लेवल पर सरकार के हाथ में थी। डेंग ज़ाओ ने कहा, इस ओनरशिप को नहीं बदलते। ओनरशिप अभी भी गांव के सरकार के हाथ में ही रहेगी, लेकिन इंडिविजुअल किसानों को और उनके ख़ानदान को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर हम ज़मीन लीज़ पर देंगे। इन किसानों के पास हक होगा कि वो डिसाइड करें इन्हें कौन से क्रॉप्स उगाने हैं, कैसे अपना बिजनेस मैनेज करना है और कहाँ से प्रॉफिट कमाना है। तो ज़्यादा फ्रीडम मिल पाया किसानों को अपनी मर्ज़ी की फसल उगाने का। दूसरा, डेंग ज़ाओ ने कहा, सभी किसानों को अपनी फसल का एक सर्टेन अमाउंट सरकार को देना होगा, मतलब बेचना होगा कोटा मेट करने के बाद। इससे ज़्यादा जितना भी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कहीं भी जाकर बेच सकते हैं और एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इससे किसानों के अंदर मोटिवेशन आई और इन्वेंशन करने की इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ी। डेंग ज़ाओपिंग ने अपना यही आइडिया फैक्ट्रीज पर भी किया। फैक्ट्री मैनेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। माओ के दौर में चाइना में जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज थी, इन्हें मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिस्ट पार्टी के बंदों के हाथ में थी। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा थी। डेंग ज़ाओपिंग ने कहा, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर और मैनेजर्स को दी जाएगी। इनके पास अब ज़्यादा फ्रीडम होगा ये डिसाइड करने के लिए इन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, इनकी प्रोडक्शन का टारगेट क्या है, कितनी कीमत पर वो चीज़ों को बेचेंगे और कितनी तनख्वाह इन्हें मिलेगी। एक बार फिर से फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले वर्कर को एक इंसेंटिव मिल पाया ज़्यादा मेहनत करने का। अब फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो मज़दूर हैं और जो मैनेजर्स हैं, इनके पास हक है ये डिसाइड करने का कि कितने जूते प्रोड्यूस किए जाएँ, कौन से मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाए, कितने दामों पर इनको बेचा जाए और कितनी तनख्वाह हम सबको पे की जाए। जो काम करने वाले मज़दूर थे, इनके अंदर एक सेंस ऑफ ऑनरशिप आया और अकाउंटेबिलिटी आई कि ये हमारी फैक्ट्री है,
हम चाहे तो इसे सक्सेसफुल बना सकते हैं। माहू के दौर में सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग बहुत थी। एक इंसान ऊपर बैठा हुआ सब कुछ डिक्टेट कर रहा था कि ये सारी चीज़ें ऐसे चलनी चाहिए। सरकार सब डिसाइड करती थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन डिंग ज़ाओ के दौर में डिजिटलाइजेशन देखने को मिली। इकोनॉमिक सेंस में ज़्यादा आज़ादी दी गई। इन सारे पॉलिसीज़ मेजर्स के चलते लाखों लोग पॉवर्टी से बाहर आने लगे और लोगों की ज़िंदगियां बदलने लगीं। 1976 और 1984 के बीच में अन एवरेज एग्रीकल्चर आउटपुट चाइना में 7.4% के रेट से बढ़ा। चाइना में जो ग्रीन प्रोडक्ट्स हो रही थी वो डबल हो गई 1978 से 1980 के बीच में। अगला बड़ा स्टेप ये था कि एजुकेशन में सुधार लाना, लोगों को एजुकेट करने पर फोकस करना। इसी के चलते साल 1986 में एक कंपल्सरी एजुकेशन लॉ लाया जाता है सरकार की वजह से। 9 साल तक फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन चाइना में हर बच्चे के लिए। ऊपर से चाइना में यह कानून लाकर बात को यहीं ख़त्म नहीं कर दिया जाता। सरकार ने कंसिस्टेंटली और पैसा स्पेंड करना शुरू किया लोगों की एजुकेशन पर। साल 1980 में जो पैसा सरकार एजुकेशन पर खर्च कर रही थी वो 2% ऑफ जीडीपी पर था और धीरे धीरे ये बढ़ता रहा और 4.1% ऑफ जीडीपी पर पहुंच गया। इतना ही नहीं, चाइना ने टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन पर बहुत फोकस किया कि लोगों को वो स्किल्स सिखाए जाएं जिनकी एक्चुअली में ज़रूरत है जॉब्स में। इन्हीं सब मेजर्स के चलते चाइना में लिटरेसी रेट में एक कमाल का एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। साल 1982 में ये 65% था और 2010 में 95% कर गया। सिमिलरली हेल्थ केयर पर पैसे स्पेंड करना एक और ऐसा बड़ा इंडिकेटर है। 2021 में चाइना ने 5.59% ऑफ जीडीपी में अपना हेल्थ पर स्पेंड किया है। अगली डेवलपमेंट स्ट्रेटजी डिंग ज़ाओपिंग की थी टाउनशिप एंड विलेज इंटरप्राइजेज, जिन्हें TVAs भी कहा जाता है। दोनों का मकसद सेम ही है, यहाँ पर रूरल एरिया में इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आना और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ाना। लेकिन TVEs चाइना में हर सेक्टर में देखने को मिला। टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज एक बड़ा टीवी का एग्जाम्पल है। हुआवे टेक्नोलॉजीज़ ये कंपनी TVEs के तौर पर शुरू हुई थी शिनजिन के एरिया में, लेकिन आज के दिन ये एक ग्लोबल लीडर बन चुकी है। टेलीकम्युनिकेशंस के इक्विपमेंट इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है। चाइना का शहर वेंजो, यहाँ पर कुछ लोकल लोगों ने अपनी छोटी छोटी जूते बनाने की फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की। धीरे धीरे ये एक्सपेंड हो गई और इतनी बड़ी बन गई कि आज के दिन वेंजो की शू इंडस्ट्री एक बड़ा एक्सपोर्ट सेक्टर है चाइना में। यहाँ बनाए गए जूते सिर्फ चाइना में ही नहीं बल्कि चाइना के बाहर भी बेचे जाते हैं। 1990s तक आते आते TVEs करीब 100 मिलियन लोगों को एम्प्लॉय कर रही थी चाइना में। लोगों के लेवल स्टैंडर्ड बढ़े। आमतौर पर रूरल और अर्बन एरिया में एक इनकम गैप देखने को मिलता है अक्सर, लेकिन यहाँ पर ये इनकम गैप कम हो गया TVEs की बदौलत। चाइना की टोटल आउटपुट का करीब 20% TVE से आ रहा था 1990 में। करोड़ों जॉब्स इसकी वजह से जनरेट हुई, लेकिन ये तब हो पाया जब लोग ऑलरेडी एडुकेट और स्किल थे। ये सब करने के लिए साल 1980 में डिंग ज़ाओ ने स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप किए चाइना के अंदर, जिनमें टैक्स इंसेंटिव्स दिए गए, ब्यूरोक्रेट प्रोसेस को और भी आसान बनाया गया, कम रेगुलेशंस किए गए ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सके मुल्क के अंदर। इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए कई सारी चीज़ें और करनी पड़ी चाइना को, जिससे कि ये पॉसिबल हो पाया। जैसा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हो पाए, जब बाहर की कंपनी मुल्क में पैसा इन्वेस्टमेंट करेगी तो इन्हें स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी, और अगर लोग ही एजुकेट और स्किल्ड नहीं होंगे तो कोई पैसा नहीं इन्वेस्ट करेगा। यहाँ पर लेबर सस्ती थी, लोग स्किल्ड थे, ब्यूरोक्रेसी कम थी और TVs के चलते लोगों को इन चीज़ों को एक्सपीरियंस था। शेंजन पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनता है चाइना में। ये शहर एक छोटा सा फिशिंग गांव था और कुछ ही सालों में देखते देखते ये एक मेजर इंटरनेशनल मेट्रोपोलिस बन जाता है। 1980 में शेंजन का GDP $0.3 था और 2020 तक ये $420 बिलियन तक पहुंच गया। फॉरेन कंपनीज़ को मुल्क में आने के लिए इंकरेज करने के लिए एक ओपन डोर पॉलिसी बनाई गई। चाइना की इकॉनमी को बाकी दुनिया के सामने खोला गया। इसे एक इकोनॉमिक लिबरेशन कहा जाता है। चाइना में ये साल 1978 में ही कर दिया गया था। साल 1980 में जो चाइना की FDI थी वो $0.6 बिलियन थी और 2021 में ये
333 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई। इन सब के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी सरकार ने बहुत फोकस किया। रेलवे लाइन बिछाई, शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट बनाए और साथ ही साथ सरकार ने साइंटिफिक रिसर्च को एक प्रायोरिटी बनाया। लिंगजाओ ने एक क्रॉस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया। 8 लाख से ज़्यादा चाइनीज़ रिसर्चर के लिए प्रायोरिटी एरियाज़ बनाए गए। एनर्जी प्रोडक्शन, कंप्यूटर, ऑप्टिक्स, स्पेस टेक्नोलॉजी, फिज़िक्स और जेनेटिक्स में भारी फंडिंग दी जाने लगी सरकार के हाथों। इन साइंस रिसर्च सेंटर्स को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च किया जाने वाला पैसा सरकार के हाथों धीरे धीरे बढ़ता रहा और साल 2020 में ये 500 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गया। इसका एक एग्जाम्पल बीजिंग में बना लोंगवान कुन साइंस पार्क साल 1988 में। इन सारी रेगुलेशन पॉलिसीज़ को लेकर डेंग ज़ाओपिंग का कहना था कि इनकी हमेशा ये सोच रही कि हम नदी पार करते हैं तो एक एक पत्थर देखकर नदी पार करते हैं। तो दोस्तों ऐसी मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।